नमस्कार, मेरा नाम मयंक शेखर मिश्रा है। मैं एकेडमिक हेड हिंदी मीडियम स्वास्तिक एकेडमी में हूं और आज आप सभी का स्वास्तिक एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी का स्वागत है। हम अपनी पढ़ाई को नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ शुरू करेंगे और अब मुस्कुराने का जरूर वक्त आ गया है। मुस्कुराइए क्योंकि आप स्वास्तिक एकेडमी में हैं। मैं आपको इतिहास की क्लासेस लूँगा और मैं आज से मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाऊँगा। पहली बात कि आज मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है उसके विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास को, और इसको समझने के लिए हम कुछ प्रारूप बनाएंगे जो आपके मेंस के लिए बहुत ही अच्छा होगा। उस प्रारूप को समझना है हमको। तो सबसे पहले तो हम समझ लें कि इतिहास या हिस्ट्री है क्या। तो बहुत अच्छी परिभाषा अगर हम हिस्ट्री की दें तो ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री इज एन आर्किटेक्ट ऑफ प्रेजेंट। इतिहास क्या है? आर्किटेक्चर है हमारे वर्तमान का। जो भी हम हैं वो हम अपने इतिहास की वजह से हैं। आप देखते हैं एक छोटा सा पत्थर जो आपको मिलता है वो कभी इतिहास में एक बड़े पहाड़ का हिस्सा हुआ करता था, उसका भी एक इतिहास है। हम जो जीवन जी रहे हैं उसका इतिहास है। हम जिस तरह के बिल्डिंग्स को बनाए हुए हैं उसके पहले उस घर को बनाने का एक इतिहास है, एक सभ्यता का इतिहास है, समाज का एक इतिहास है। तो हर तरह से हमको एक इतिहास देखने को मिलता है और हम आज जो भी हैं वो हम अपने इतिहास की वजह से हैं। इतिहास हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारा वर्तमान का जो स्ट्रक्चर है, वर्तमान का जो आर्किटेक्चर है वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से ही होता है। हमारा हर एक पल इतिहास बनता जा रहा है। हर एक पल हम भविष्य में प्रवेश करते जा रहे हैं। वर्तमान जो है वो किस पे आपका डिपेंड है? तो इतिहास पर डिपेंड करता है। और फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है? तो आपके वर्तमान पे डिपेंड करता है। तो एक चेन है और वो चेन को जानना हमें समझना है। इसलिए इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इतिहास को समझने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं? हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाएंगे, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे हम लोग। अब इसको पढ़ने के दो मेथड हैं। या तो हम इसको डेट वाइज याद करते चले जाएं, जैसा कि बहुत सारी बुक्स में होता है कि आप ऑब्जेक्टिव के चक्कर में रहते हैं और सिर्फ डेट को याद करते जाते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डेट याद कर लेना आपको वो जो आपकी मेंटालिटी है उसको विकसित नहीं कर पाएगा। आपकी मेंटालिटी कब विकसित होगी? जब आप इसको समझेंगे, सिर्फ रटेंगे नहीं। और हमको इतिहास क्यों जो है हमारा इतिहास जो है कमजोर हो जाता है या हमारा इतिहास में इंटरेस्ट क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ कि आप डेट को रटने के चक्कर में पड़ जाते हैं। न तो आपको उसकी सही समझ होती है, ना तो सही समझ का विकास हो पाता है। इसलिए आप हमेशा इतिहास को क्या करते हैं? डेट से रटते हैं और वो आपके लिए ऐसा विषय बन जाता है जो कि बोझिल हो जाता है। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि इतिहास आपके लिए बोझिल न हो। और अगर आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है तो सिर्फ डेट रटने से काम नहीं चलेगा। यहाँ हमको भारत को, इंडिया को भी देखना है और प्लस साथ साथ किसको देखना है? तो यूरोप को देखना है। सिर्फ और सिर्फ भारत को देखेंगे तो शायद हमारा इतिहास अधूरा रह जाएगा। जब तक हम यूरोप की परिस्थितियों को नहीं समझेंगे तब तक भारत की परिस्थितियों का ज्ञान होना हमारे लिए संभव नहीं है। तो भारत की परिस्थितियों का ज्ञान कब होगा? जब हम यूरोप को समझेंगे। यूरोप को समझना इसलिए जरूरी है कि जो यूरोपीय कंपनीज आई और उन्होंने भारत पे अपना शासन करना शुरू कर दिया, खास करके ब्रिटेन। तो क्या परिस्थितियां थी कि ब्रिटेन जैसा देश जो है भारत में आता है और किस तरह से वो सिर्फ व्यापार करने आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, और धीरे धीरे यहाँ के राजनीतिक परिस्थितियों को समझते हुए राजनीतिक एकाधिकार कर लेता है। तो वो परिस्थितियां कहाँ जनरेट होती हैं? तो सबसे पहले यूरोप में जन्म लेती हैं। तो अगर यूरोप को छोड़ करके सिर्फ भारत को समझेंगे तो कभी भी आधुनिक भारत का इतिहास आपको समझ में नहीं आएगा। यूरोप को समझना आपको बहुत जरूरी है। और यूरोप का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज देता हूँ। जब हम कल से इस वीडियो लेक्चर को और कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको सारे चीजें डेट वाइज, क्रम वाइज और उसके साथ साथ वो ग्रेवी, वो मसाला जो आपके राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है वो मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले यूरोप को अगर समझना है तो एक समय था जब यूरोप पे रोम का ही शासन हुआ करता था। होली रोमन एम्पायर चारों तरफ फैला हुआ था और उसकी जो सीमा थी वो राइन रिवर से लेकर के डेन्यूब रिवर तक, राइन डेन्यूब से लेकर के दजला और फरात रिवर तक जो फैली हुई थी वो रोम सभ्यता फैली हुई थी। लेकिन धीरे धीरे 3rd सेंचुरी तक आते आते रोम का विभाजन हो जाता है और रोम 2 भागों में बट जाता है। और उसके बाद क्या होता है? जो आपका जो पूर्वी रोम है, जिसको
कैंटेस्टोनिया कहते हैं या कुस्तुनतोनिया हिंदी में कहा जाता है। तो वो जो है वो उसका साम्राज्य रहता है, लेकिन जो पश्चिमी रोम है उस पे उसका साम्राज्य खत्म हो जाता है और उसके बाद एक ऐसी फिलॉसफी निकल के आती है जिसको हम लोग सामंतवाद के नाम से जानते हैं। और ये जो सामंतवाद था यहाँ से शुरू होता है आपका डार्क एज। रोम का जो ब्राइट एरा था वो समाप्त हुआ और क्या शुरू हुआ, सामंतवाद का काल शुरू हुआ और इसको कहा जाता है डार्क एज। और डार्क एज के आने के बाद लोगों से और राजसत्ता से लोगों का जुड़ाव जो है खत्म होता गया। तब यूरोप में आता है रेनेसां का समय। रेनेसां का समय यूरोप में जब आता है तो लोग जो है फिलॉसफिकल रूप से फिलॉसफी मजबूत होते हैं। इटली इसका जो है सोर्स बनता है। मतलब एक तरह से कहें कि रोम जो है वो इटली से शुरू हुआ और रेनेसां भी कहां शुरू होता है, तो इटली से शुरू होता है। यानी डार्क एज समाप्त होता है और लोग फिलॉसफिकल रूप से मजबूत होने लगते हैं और रेनेसां का समय शुरू होता है। अब इस रेनेसां के काल में क्या होता है, साइंटिफिक रेनेसां होता है, इनलाइटमेंट होता है, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कि मान लीजिए गैलीलियो आते हैं, कोपरनिकस आते हैं, वो पूरी के पूरे यूरोप को बदल रहे थे। उनके जो सोच थी वो यूरोप को बदल रही थी। जो धार्मिक रूढ़िवादिता थी, जो रिलीजियस स्टीरियोटाइप्स मेंटालिटी थी, वो समाप्त हो रही थी और लोग इनलाइटमेंट की तरफ बढ़ रहे थे, नए सोच, वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़ रहे थे। और क्या, तो कंपास के आविष्कार ने दुनिया को यह सोचने के लिए वो किया कि आप किस दिशा में जाएंगे और कहां पहुंचेंगे। तो यूरोप के लोग नए जगहों के तलाश में निकल दिए और कहां पहुंचे, तो यूरोप के लोग, जैसे मैं बताऊं आपको कि जो आपका आइबेरियन पेनिसुला है, इट्स डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज द पुर्तगाल, ये पुर्तगाल था, और ये स्पेन, इसको कहते हैं आइबेरियन पेनिसुला। इन्होंने दुनिया को खोजने का काम किया। यहां से कोलंबस निकला और नई दुनिया की खोज में वो निकल गया कहां, तो अमेरिका की खोज कर लिया। अमेरिका खोजा कोलंबस ने, उसको ये इंडिया समझता था, लेकिन वो कहां पहुंच गया, तो अमेरिका पहुंच गया। ठीक वैसे ही इसी आइबेरियन पेनिसुला से एक पुर्तगीज निकला और जिसने एक नए रूट की तलाश की, जो उसको कहां ले आई, भारत ले आई। वास्को डी गामा का भारत में पहुंचना एक बहुत बड़ी क्रांति थी, एक सोच थी, एक नया मार्ग था जो यूरोप को कनेक्ट कर दिया भारत से। और यूरोप की जो परिस्थितियां थी, जिससे जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, तो औद्योगिक क्रांति के साथ एक नए मार्केट की भी तलाश थी। और वो नए मार्केट का सपना कहां पूरा हुआ, तो भारत में। तो ये व्यापार का एक सपना था, जो यूरोप चाहता था कि भारत जो आपके पूर्वी देश हैं, पूर्वी देशों से व्यापार किया जाए। लेकिन अभी तक उनका राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं था, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी सत्ता काम करती थी, उसका नाम था मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य जो कि बाबर से शुरुआत होती है मुगल साम्राज्य की, लेकिन औरंगजेब तक आते आते मुगल साम्राज्य का उत्थान तो होता है, लेकिन औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता है। कहा जाता है बहादुर शाह से बहादुर शाह तक, बहादुर शाह से फर्स्ट से कह सकते हैं ना, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह फर्स्ट गद्दी पर बैठता है और बहादुर शाह जफर तक जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे टूटता चला गया। और इस टूटते रहने के कारण, क्योंकि एक बहुत बड़ा साम्राज्य मुगल साम्राज्य हुआ करता था, औरंगजेब की नीतियों की वजह से भी इस पे जो है इसके विखंडन का परिणाम देखने को मिला। और आने वाले बादशाह उस बड़े साम्राज्य की स्थिति को संभाल नहीं पाए और यह साम्राज्य जो है वो कई टुकड़ों में विभाजित हो गया। कई टुकड़ों में छोटे छोटे राजाओं का जो है वो काल आ गया। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें किसका आ गया, तो अवध के नवाब का आ गया, अवध का नवाब अलग हो गया, बंगाल का नवाब अलग हो गया। ठीक, ऐसे ही और कौन हुआ, तो निजाम, हैदराबाद का निजाम, ये अपने आप को मुगल साम्राज्य से अलग कर लिया। और कौन कौन सी शक्ति आगे बढ़ रही थी, तो मराठों की शक्ति आगे बढ़ रही थी। मराठों का अपना साम्राज्य हो गया, सिख का साम्राज्य अलग हो गया, रणजीत सिंह के द्वारा सिख साम्राज्य की स्थापना की गई और सिख साम्राज्य अलग हो गया। इसके साथ साथ और क्या हो रहा था, और जो ये यूरोपीय आए थे, इनके और इन सभी लोगों के बीच संघर्ष की कहानी ही आधुनिक भारत का इतिहास है। और ये आधुनिक भारत का इतिहास कि कैसे बनता है, तो
पहली बात अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके पास दो चुनौतियां हुआ करती थी। पहली चुनौती क्या थी? पहली चुनौती उसके अपने ही प्रतिद्वंदी थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले नहीं थी, वहां पुर्तगाली भी आए हुए थे, पुर्तगीज भी थे, और कौन थे? फ्रेंच भी थे, डच भी थे। तो उसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले इन विदेशियों को खत्म करना था, और विदेशियों को खत्म करते करते धीरे धीरे उसने साम्राज्यवाद की नीति अपनाई, और बंगाल के प्लासी के युद्ध से बंगाल के नवाब को हराते हुए कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे बहुत सारे आंग्ल युद्ध हुए, और उन आंग्ल युद्धों का यह परिणाम हुआ कि पूरे के पूरे भारत पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का कब्जा हो गया। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के कब्जे की कहानी है, और ये कब से, मैंने आपको बताया कि बहादुर शाह प्रथम से जब साम्राज्य की समाप्ति होती है और ये विखंडन होता है, और बहादुर शाह जफर के बाद जो 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है। एक ऐसा मुगल बादशाह जिसके पूर्वजों ने इस हिंदुस्तान पे राज किया, वो रंगून पर एक गरीब की जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हो गया। उसकी कब्र भी अभी तक पहचानी नहीं गई है। ये हालात हो गया था मुगल साम्राज्य का, और उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। और दूसरा चीज था कि पहले अंग्रेजों ने क्या किया? पहले अंग्रेजों ने अपने प्रतिद्वंदियों को समाप्त किया, यूरोपियंस को समाप्त करने का प्रयास किया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद उसने धीरे धीरे करके भारत के छोटे छोटे जो साम्राज्य बचे हुए थे, मुगल साम्राज्य से निकल करके जो छोटे छोटे साम्राज्य बचे हुए थे, उनको खत्म करने का काम किया। और 1857 तक आते आते जो भारतीय आम जनता थी, उसके सर पे न तो राजा थे, न तो बादशाह थे, और ना ही नवाब हुआ करते थे। सिर्फ और सिर्फ आम जनता थी। तो 1857 से लेकर के 1885 तक एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम है, जहां कोई भी न तो राजा है न महाराजा है, रक्षा करने वाला कोई नहीं है। फिर 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, तो एक सोच विकसित होती है। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना को कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इसलिए स्थापित किया कि लोगों का गुस्सा 1857 में जैसे गुस्सा फूटा था, वैसा गुस्सा अब फिर न फूटे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के साथ इनका गुस्सा एक गोष्ठी में फूट जाए, ऐसा वो सोचते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इसने आम जनता को एक बल दिया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस तरह से करने से आम जनता जुड़ने लगी डायरेक्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट में। और ये कहानी कब तक चलती है? जब गांधी आते हैं, और गांधी के अपने सत्याग्रह के प्रयोगों से, सत्याग्रह के कैसे कैसे प्रयोग किए, मैं आपको थोड़ी सी गांधी की हिस्ट्री पे ले जाऊंगा, क्योंकि गांधी की हिस्ट्री को समझना है तो कैसे हम इसको समझेंगे, थोड़ा सा मैं इसकी जानकारी आपको दे दूं। तो गांधी जो है, गांधी जब आते हैं तो पूरी की पूरी राजनीति चेंज हो जाती है। सबसे पहले गांधी क्या करते हैं? तो गांधी 3 लिटमस टेस्ट करते हैं। क्या क्या लिटमस टेस्ट है? लिटमस टेस्ट का मतलब एक पायलट प्रोजेक्ट। अगर मान लीजिए हमको कुछ करना है तो उसके पहले हम एक पायलट प्रोजेक्ट कर सकते हैं ना। मार्केट का तो ये मांग होता है ना कि अगर हमको कोई चीज लॉन्च करनी है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले मार्केट रिसर्च करेंगे, एंड देन पायलट प्रोजेक्ट करेंगे। वही काम महात्मा गांधी ने किया, क्योंकि अपने प्रयोग वो साउथ अफ्रीका में कर चुके थे, लेकिन भारत में अभी उनको करना बाकी था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले भारत की यात्रा की, पूरे भारत को वो घूमे और देखे कि आखिर भारत की संस्कृति क्या है, यहाँ की राजनीति क्या है, यहाँ के लोग कैसे हैं। जब वो पूरे भारत को घूमे, उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो अब सत्याग्रह के प्रयोग करते हैं, और पहला प्रयोग करते हैं कहां पे? चंपारण में, और प्रयोग सफल। फिर उसके बाद खेड़ा सफल, अहमदनगर मिल स्ट्राइक सफल। इस तरह से गांधी के तीनों लिटमस टेस्ट सफल हो जाते हैं। फिर वो लॉन्च करते हैं अपना सबसे बड़ा हथियार 1920 में, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक तरह का मूवमेंट कि मैं आपके साथ कॉपरेट नहीं करूंगा। फिर उसके बाद वो और एक्सट्रीम होते हैं और लॉन्च करते हैं सिविल डिसोबीडिएंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की अब मैं बात को मानूंगा ही नहीं। और फिर एक और आंदोलन सबसे बड़ा 1942 का, अब तो मुझे कुछ मानना ही नहीं है, अब तो तुम भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो इस तरह से हम इतिहास को, आधुनिक इतिहास को यूरोप के इतिहास से जोड़ेंगे, उसके साथ साथ भारत के इतिहास से जुड़ेंगे, और यहां पर जो जो परिवर्तन हो रहे थे उन परिवर्तनों को देखेंगे, और न सिर्फ इतिहास का एक परिदृश्य देखेंगे घटनाक्रम के रूप में, बल्कि उसका सांस्कृतिक रूप भी देखेंगे, राजनीतिक रूप भी देखेंगे। और बहुत सारे रूप ऐसे होते हैं जो हम जैसे रेनेसा, इंडियन रेनेसा की बात करें जो राजा राम मोहन राय से शुरू होता है, या प्रेस का इतिहास समझें, तो उन सब आयामों को हम
छूते हुए भारतीय इतिहास को समझेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास को समझेंगे। मैंने जो आपको बताया वो अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे स्वास्तिक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपका योगदान रहेगा, हमारा योगदान रहेगा और हम सब का योगदान रहेगा तो सफलता निश्चित तौर पे हमें मिलेगी। अंत में मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, मुमकिन है सफ़र हो आसान, अब साथ चल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखें। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही स्वास्तिक एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि किसी भी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।